उमर साहब, आपने फाइनेंस की बात की। हाल में ही आपने 6,500 करोड़ का स्टेट बजट अप्रूवल लिया है, जिसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 3,000 करोड़ रुपया स्टाफ की सैलरी में चला जाएगा, 1,400 करोड़ रुपया पावर पे खर्च हो जाएगा आपका, और 1,250 करोड़ रुपया सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर में चला जाएगा। तो बाकी विकास के कार्य आप जी नहीं, कैसे कर ये पाएंगे? ये तो आंकड़े आपके बिल्कुल सरासर गलत हैं। तनख्वाहों पे और पेंशन पे मैं 13,500 करोड़ खर्च करूंगा। तो फाइनेंस आपके पास यथेस्ट है हमारे ताकि पास, मतलब अब चलिए, किसी भी रियासत के पास उतना पैसा नहीं है जितना उनको चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास कम से कम इतना पैसा तो ज़रूर होगा कि कामकाज का सिलसिला जो है ठीक से चलेगा। हम तनख्वाहें भी दे पाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि मुलाजमत के नए साधन जो हैं सरकारी मुलाजमत के हम कायम कर पाएंगे, और कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट में एक तेज़ी आए। आने वाले दिन में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। आप में और बोर्ड में किसी बात का कन्फ्लिक्ट चल रहा है? बोर्ड का मानना है कि यात्रा कुछ दिन पहले शुरू कर दी जाए, लेकिन आपने एक डेडलाइन 29। जी नहीं, ये भी, इसमें भी आप शायद उल्टा ले रहे हैं। यात्रा किस दिन शुरू हो ये बोर्ड का फ़ैसला होता है। बोर्ड अपना फ़ैसला हमें कन्वे कर देते हैं और उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। लगभग कोई 1-1.5 महीने पहले हमें बोर्ड के तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 29 जून से यात्रा की शुरुआत होगी। हमने उस हिसाब से तैयारी की। बीच में कुछ लोगों ने कहा कि 29 उनको सूट नहीं करता, वो 15 से शुरू करना चाहते हैं। हमने कहा हम 15 की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अपनी तमाम तैयारियां 29 के लिए किए हैं। अगर बोर्ड के तरफ से हमें 29 के बजाय कोई और डेट कन्वे होता है तो हम कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह पिछले साल सर्दियों में और इस साल काफ़ी लेट तक बर्फ़बारी हुई, अभी भी हम रूट जो है वो खोल नहीं पाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैनात नहीं किए गए हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, बाकी जो लोग वहाँ पे तैनात होने हैं वो नहीं आए। जो लंगर लगने हैं वो नहीं लगे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना कि नहीं जी हम 15 से ही आ रहे हैं और हम ज़बरदस्ती करेंगे। मैंने कहा कि ज़बरदस्ती हम नहीं होने देंगे। जो बोर्ड का फ़ैसला होगा, और फिर बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि उन्हें आके वहाँ गुफ़ा के पास प्रथम पूजन करने की इजाज़त दी जाएगी। हमने कहा बिल्कुल। हमने रियासत के हेलीकॉप्टर को उनके हवाले किया, वो वहाँ गए, उन्होंने पूजा किया और सारा ठीक रहा। अब 29 से यात्री जो हैं वो आना शुरू कर जाएंगे। उमर साहब, इससे संबंधित एक और सवाल है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में और आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट आई है, किस तरीके की केंद्र की भूमिका की आप उम्मीद रखें? केंद्र और किस तरीका का काम करे कि राज्य में उन्नति हो और सौहार्द की वृद्धि हो? नहीं, अभी तक तो केंद्र और राज्य में इस मामले को लेके कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, यूपीए के चेयरपर्सन हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, किसी तरह की कोई इसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हालात ठीक रहें, और हालात जितने जितने ठीक रहेंगे उतना ही यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल मिलिटेंसी में कमी आई है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो लगभग ठीक है। तो हमें मौका मिला, हमने श्रीनगर शहर से लगभग कोई 40 बंकर हटाए, सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी की। अगर यही हाल रहा तो हम इस सिलसिले को और आगे चलाना चाहेंगे। श्रीनगर से बाहर जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं तैनात किए गए हैं, उनकी संख्या को हम कम करना चाहते हैं। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा अगर हालात हमें इस बात की इजाज़त दें। विकास के रास्ते में एक और सवाल आ रहा है। रंग राजन कमेटी की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 1 लाख युवकों को प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी दी जाएगी। बहुत से कॉरपोरेट हाउसेज ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की है। इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये पहचाना कि बेरोज़गारी का यहाँ के नौजवानों के जहन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और उन्हें बाकी मुल्क में जिस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, जिस तरह के मौके मिलने चाहिए, नहीं मिल पाते। कुछ हद तक हालात के वजह से, कुछ हद तक इसलिए कि उनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं हो पाई है और वो अपने आप को एम्प्लॉयबल जो है नहीं समझते। तो रंगराजन कमेटी कायम की गई। उन्होंने अच्छा काम किया, काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे विज़िट्स किए और अपने रिपोर्ट में उन्होंने फ़ाइनल कर दिया। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा रिपोर्ट जो है उन्होंने पेश किया, जिसको मरकज़ ने काबिना में ने मंजूरी भी दी है।
और अगले महीने से हम उम्मीद करते हैं कि नौजवानों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू होगा। ये कॉर्पोरेट हाउसेस आएंगे, इनको लेंगे, इनको ट्रेन करेंगे, कुछ शायद रियासत में वापस आएंगे, कुछ इन कंपनियों के साथ कहीं और काम करने का जो है मौका हासिल करेंगे। कोशिश तो ये की जा रही है कि बेरोज़गारी के हल के चलिए खात्मा तो नहीं, कम से कम उसको कम करने के लिए सरकारी मुलाजमत के अलावा गैर सरकारी मुलाजमत पे भी हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। उमर साहब, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में चीन और पाकिस्तान करीब आ रहा है, चीन का पीओके में उपस्थिति, इन परिदृश्य को किस प्रकार से आप देखिए, चीन और पाकिस्तान तो बहुत पुराने दोस्त हैं। ये दोस्ती कोई नई बात नहीं है। सालों साल पहले जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को तोहफे के तौर पे दिया। अक्सई चिन का जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, वो चीन नहीं है। ना उन्होंने उसको जंग में जीता, पाकिस्तान ने उस पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद चीन की दोस्ती में वो तोहफे के तौर पे दे दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, हालांकि मुझे नहीं लगता है अभी डर की कोई परिस्थिति जो है वो बन चुकी है, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह चीन का एक रोल बन रहा है वहाँ सड़कों को बनाने में, वहाँ पे पावर हाउसेस कायम करने में, जिस तरह हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह चीन के बॉर्डर रोड्स के जो लोग हैं वो वहाँ पे कश्मीर के दूसरे हिस्से में काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा तो यहाँ से नज़र रख नहीं पाते, लेकिन मरकज़ को तो ज़रूर इस पे एक कड़ी नज़र रखनी होगी।